थ्योरी का देखते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? डिस्टेंस फार्मूला। इवन डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम लोग एक ट्राइंगल का नेचर देख सकते हैं, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला से हम क्वाड्रिलेटरल का नेचर भी देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करके। तो पहले हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और जिससे कि डिस्टेंस फार्मूला या दूसरे उसके पॉइंट्स क्या क्या यूज कर सकते हैं उसमें। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये हम लोग आज पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। लोअर क्लासेस से ही आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखते रहे हो। इसमें फर्स्ट वन क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ए बी सी डी के पैरेलल होगी, बी सी डी ए के पैरेलल और इक्वल होंगी। ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी। लेंथ से कैलकुलेट कर सकते हो आप, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही और डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होती। एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD इन जनरल। इक्वल होगा तो फिर स्पेशल केस बन जाएगा, रेक्टेंगल वगैरह बन जाएगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अच्छा, ये जो डायगोनल होती है AC, इस एंगल को पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज की बात करें, डायगोनल जो AC है एंगल BAD को बाइसेक्ट करेगी या नहीं? ये दोनों एंगल क्या होंगे? मान लीजिए अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नोट कर ले, डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इन दिस डायग्राम इन जनरल। इक्वल होगा तो रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस में होता है ऐसा एंगल बाइसेक्टर। लिखेंगे रोम्बस में भी लिखेंगे। फिलहाल जो बात आपसे बोल रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं उतना जरूर लिखें। बाकी जो बोल रहे हैं उसमें कुछ अगर आप लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो वो सारे पॉइंट्स जो जरूरी हैं वो लिखवाए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल्स होती हैं AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहां से क्या हुआ? AO बराबर OC होगा, BO बराबर OD होगा, AO OC के बराबर, BO OD के बराबर। क्लियर? ठीक है, इसी से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 3 वर्टाइसेस पैरेललोग्राम की पता है आपने, एक वर्टाइसेस ABC ऑफ अ पैरेललोग्राम are a x1 y1, a x2 y2, c x3 y3, then fourth vertex D will be, ऑर्डर में होना चाहिए, A फिर B फिर C, तो D क्या होगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? देखिए ये डायगोनल, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इस D का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बेटा? कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से लिखो, x1 प्लस x3, इस डायगोनल के इन दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, x1 प्लस x3, और उसमें से एक x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, क्या होगा? x1 प्लस x3 माइनस x2, ये x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है,
एक्स क्वाड्रेंट है x1 प्लस x3 माइनस x2, y क्वाड्रेंट है y1 प्लस y3 माइनस y2। कैसे आया ये भी बता देते हैं आपको, लेकिन विश्वास रखना है कि हाँ सच बताया, सही बताया। हाँ, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। कोई नहीं समझ में आया पूछना है कि कैसे हुआ, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं होना है कि हाँ। कुछ लोग डाउट की नजरों से देखने लगते हैं, वैसा नहीं। तो देखते हैं कैसे आए। अभी ये पॉइंट बताया ना, बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा। अभी मुझे नहीं मालूम डी क्या है, डेटा से जो डी x4 y4 है, प्रूव कर रहा हूं मैं। तो x4 y4 को अगर इसके बराबर प्रूव कर दे तो हो जाएगा। तो ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम होगा। ओ का कोऑर्डिनेट, ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो ओ का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हो, किससे लिखोगे मिड पॉइंट से, तो आएगा x1 प्लस x3/2 कामा y1 प्लस y3/2, और BD से लिखोगे क्या आएगा x2 प्लस x4/2 y2 प्लस y4/2 होगा। ये दोनों ही O पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। इक्वल हुए तो इसका x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर करो। तो यहां से लिखा x1 प्लस x3/2 बराबर x2 प्लस x4/2, ये 2 कैंसिल। यहां से x4 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस x3 माइनस x2, यही देखिए x कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x3 माइनस x2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4/2, ये 2 कैंसिल। यहां से आ गया y4 बराबर y1 प्लस y3 माइनस y2। देख ले, ये लिखा है, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला भूल जाए तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। प्रूफ मतलब वो बेसिक है, फॉर्मूला भूल गए तो आप ऐसे ही कैलकुलेट भी कर सकते हो। बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में, किसी बच्चे को पूछिए। एक दो और पॉइंट बताते हैं आपको। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसके डायगोनल्स आपको पता हो, ए बी सी डी, ये डायगोनल्स मान लीजिए एक डायगोनल D1 है, दूसरी डायगोनल D2, ये एंगल इनके बीच का थीटा है। दो है AC और BD, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसका एरिया पैरेललोग्राम में ही नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये फॉर्मूला लगता है। पैरेललोग्राम में भी लगेगा और कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल हो उसमें भी लग जाएगा। देखा ना, एनी क्वाड्रिलेटरल तो क्या है 1/2 टाइम्स d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल की लेंथ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। थीटा जहां क्या है डायगोनल्स के बीच का एंगल, d1 d2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल, थीटा इज एंगल बिटवीन डायगोनल्स। नोट कर लीजिए। एंगल निकालनी पड़ेगी, एंगल दी होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते। तो ये होगा एंगल, अगर कैलकुलेट करनी है आपको तो इनके स्लोप दिए होंगे, आगे हम लोग इस स्ट्रेट लाइन में और पढ़ेंगे तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, एंगल दिया हुआ है तो आप वैसे निकाल लोगे। मतलब इन तीन की रिक्वायरमेंट है। अब वो तीन की रिक्वायरमेंट के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे, d1 दे दे, d2 दे दे, थीटा दे दे, आप उससे निकाल लो। नहीं और दिया, अगर नहीं दे रखा होगा तो फिर हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर दे रखा होगा, कुछ दिया हुआ होगा जिससे आप वो निकाल सको। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन में दिया होगा कि ये दोनों वर्टाइसेस दिए, डायगोनल की आपने लेंथ निकाल ली, कुछ ऐसा दिया होगा जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर सको। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि वो भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है और आपसे बोल दिया कि कैलकुलेट करो। इंफॉर्मेशन हमेशा दी होगी। हाँ, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको आंसर ही दे दिया होगा, एरिया लिख कर दे देंगे। बेसिक्स जो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, फॉर्मूले अच्छी तरह ध्यान दें, नोट करें,
वापस रिवाइज करके लिख करके याद रख करें इन सबको। बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। आप देख ही रहे हो कि हर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और अगर आपको कम लग रहे हो तो मुझको बताइए और दे देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के लिए एक और मामला, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, अगर वर्टाइसेस दिए हुए हो तो निकाल सकते हैं। जो पहले फार्मूला बताया था ना कि सारे वर्टाइसेस दिए हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का बताओ, किया था क्लास में, किया था क्लास में क्वेश्चन। वो सबसे आसान तरीका है, सभी वर्टाइसेस दिए हो तो उसी से करना, लेकिन सभी वर्टाइसेस नहीं दिए हैं आपको, लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है, ये फार्मूला कुछ और दिया है। देखो जैसी रिक्वायरमेंट है, जो जैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएं। हम एक फार्मूले के भरोसे केवल नहीं चल सकते कि उसी को लगाना है हमें। अब वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो दूसरे फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है। तो अब नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये केवल पैरेललोग्राम में लगेगा या जो पैरेललोग्राम जैसे होंगे उसमें लगेगा। ये है P1 P2 अपॉन sin थीटा, where P1 and P2 are distance between parallel sides and theta is angle between adjacent sides. डायग्राम में देखें क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, या पैरेललोग्राम का जो स्पेशल केस होगा, रेक्टेंगल जैसे पैरेललोग्राम का स्पेशल है, रोम्बस, स्क्वायर, उनमें लग सकता है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस, मतलब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो ये P1 है। ये है P1। P2 क्या है, इससे अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, इस पे ये परपेंडिकुलर है, या यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां कहीं आ जाएगा, ये P2, ठीक है। ये लेंथ है P2। हमें ये पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना, मान लो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं इसमें, ये बताओ ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये एरिया उठा के यहां अगर ऐड कर दो तो मैं कह सकता हूं ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं ये जो ए और ये जो बेस है, मान लीजिए ए सी बी सी, तो ये जो है ई एफ और ए बी इक्वल होंगे, तो हम ये एरिया आप पैरेललोग्राम बराबर कर सकते हैं P1 इंटू ए बी, कर सकते हैं P1 इंटू ए बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो ये ई एफ और ए बी बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो ए बराबर बी एफ है, और ये ई बी तो कॉमन हो गया। अब ए बी ये लेंथ मुझे निकालनी है, और ये थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल है एडजेसेंट साइड से बीच का एंगल, कोई भी एंगल है, ये थीटा लोगे, ये 180 माइनस थीटा होगा, sin 180 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है। कोई भी एंगल ले सकते हो आप इनमें से, तो 4 एंगल्स है ना, कोई भी एंगल लेते हैं सब। ये थीटा, यहाँ से ये 90 डाला, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ना, ये 90 है तो ये कितना एंगल हुआ, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए sin थीटा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा P2 अपॉन 90 के अपोजिट AB होगा। तो AB की वैल्यू कितनी आई, P2 अपॉन sin थीटा आई, ये रख दीजिए, कितना आ गया P1 into P2 अपॉन sin थीटा, ये तो फॉर्मूला लिखा, नोट करें। यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, बाकी में पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपको पैरेललोग्राम में ही दिखाई देंगे। क्वाड्रिलेटरल देखिए, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, अपोजिट साइड्स are parallel and equal. Diagonals are also equal. इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है। मतलब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो आप सभी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करें, वर्टाइसेस दिए होंगे, तो आपके पास आ जाएगा AB बराबर CD, BC बराबर DA, एंड ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगी, AC बराबर BD। बाकी जो पॉइंट आपने पैरेललोग्राम के लिए पढ़े वो सब इसमें के लिए भी एप्लीकेबल है। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं है, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट सेम होगा। इसमें भी ये लगा सकते हो P1 P2 बाई sin थीटा, थीटा क्या 90, तो P1 into P2 आ गया, लेंथ into ब्रेड्थ वही आ गया। तीन वर्टाइसेस दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फोर्थ क्या लिखोगे x1 plus x3 minus x2, वैसे ही कर सकते हैं। ये है रेक्टेंगल। थर्ड बात करेंगे हम लोग रोम्बस। नोट कर लीजिए, अनुष्का पलक, आप लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या बेटर है कि घर पर बैठ के पढ़ रहे थे? यहाँ बेटर है, अच्छा है। रोम्बस ये बच्चों का है, यहाँ बेटर लग रहा है। नहीं देखिए, सभी का अपना अपना हो सकता है, मैं तो आप लोग का फीडबैक ऐसे पूछ रहा हूँ। रोम्बस की बात कर, A B C D। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ केवल अपोजिट है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं, सभी साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं, तो वो क्या है, रोम्बस। क्लियर ये पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से करना होगा तो हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA करेंगे, एंड AC नॉट इक्वल टू BD आ रहा हो, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आ रही हो। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको पहले पैरेललोग्राम में बताया, डायगोनल जो यहाँ पे होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर्स। दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हैं, आप एंगल बिटवीन साइड्स वो एंगल बाइसेक्टर होती है। यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती ही है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो अगर ये हाफ D1 D2 वाला लगाओगे तो इसके अगर हमें डायगोनल्स पता हो D1 D2
तो एरिया क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2 साइन 91 हो गया, तो हाफ d1 इंटू d2 हो जाएगा। फोर्थ बात करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals are also equal. Diagonals are also equal. Diagonals be equal. A B C D, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA and AC बराबर BD भी आएगा। बाकी ये दोनों पॉइंट भी एप्लीकेबल है। डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर है, रोम्बस का स्पेशल केस है। डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ डायगोनल्स इक्वल है। एक एरिया तो हमें ऐसे पता होता है कि अगर साइड ए हो तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और डायगोनल्स इक्वल है, अगर डायगोनल्स डी है तो डी इंटू डी, हाफ d1 इंटू d2, डी इंटू डी, डी स्क्वायर हाफ डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लें इसको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वाड्रेटर, ट्रेपेजियम। ट्रेपेज ट्रेपेजियम, ठीक है। फिफ्थ, ट्रेपेजियम में क्या होता है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, एक पेयर पैरेलल साइड की मिलेगी ट्रेपेजियम, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ए बी सी डी, यहाँ ए सी बी डी के, बी सी ए डी के पैरेलल है। एरिया इसका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच में होगी दैट इज हाफ। यहाँ पे अगर इस डायग्राम के लिए बोले तो AD प्लस BC, और ये है इनके बीच की डिस्टेंस H हो तो दैट इज इनटू H। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टाइसेस एक ही सर्कल पे होंगे। ठीक है, उसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। A B C D, अपोजिट एंगल का सम, एंगल A प्लस C 180 डिग्री और B प्लस D 180 डिग्री। A प्लस C 180 है, B प्लस D 180। ठीक है, और ये सभी वर्टाइसेस एक ही सर्कल पे होंगे। वैसे एक और थ्योरम है, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, यहाँ पे एंगल तो निकलेंगे नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डिस्टेंस निकलेगी, समझ ना। तो उस केस में ये एक फॉर्मूला है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD, BC इंटू AD बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये अगर आ रहा हो तो ये क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
इस थ्योरम का नाम है प्टोलेमिक थ्योरम। ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये अगर आपको पता हो। वैसे ये भी, इस पे भी नहीं आए हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं। 7 लास्ट क्वाड्रिलेटरल काइड। राइट, पतंग उड़ाया सभी लोग? नहीं, पलक में उड़ाए हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं इसमें? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर and exactly one diagonal divide the figure or a quadrilateral into two congruent triangles. डायगोनल्स इसमें परपेंडिकुलर होती हैं और ठीक एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ए बी सी डी ये बराबर होते हैं, ये दोनों लेंथ ए है, ए बी बराबर ए डी है, बी सी है, बी ए बी है। ये जो डायगोनल है, ये देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ये कॉमन हो गए और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से टाइप। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में हमने देखे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में भी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसमें और आगे देखेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और बता दें आपको, सेंट्रॉइड से रिलेटेड पॉइंट है। एक ट्रायंगल है एबीसी और इनकी साइड्स के मिड पॉइंट है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड सेम हो। पी क्यू आर मिड पॉइंट्स of triangle ABC, then sorry, midpoints of sides of triangle ABC, then centroid of PQR will be same as centroid of ABC. तो ABC का जो सेंट्रॉइड होगा वही PQR का सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो in which the line 3x plus 4y is equal to 7 divides the line line -3, 2 and 3, -4। फाइंड द रेशियो, वो रेशियो कैलकुलेट कीजिए जिसमें ये लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करे, वो रेशियो कैलकुलेट करना है।
हो गया? देखिए क्या कह रहा है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इससे किस रेशियो में डिवाइड हो। मान लीजिए ये दो पॉइंट है P और Q, इसको ज्वाइन किया आपने किसी R पर, ये PR इस टू RQ क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है PQ यहाँ हो और इसके आगे इंटरसेक्ट है, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी, एक्सटर्नल डिवीजन या इंटरनल डिवीजन वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ये लाइन दी हुई है 3x + 4y = 7, ये जो पॉइंट है एक -3 2 है और एक 3 - 4। बेटा हम ये जो लाइन है इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड करें, m/n हम एज्यूम नहीं करते, m/n मतलब दो अननोन m और n दो हो, लेकिन n से डिवाइड करो तो m/n/1 भी तो m/n ही है, m/n भी एक रियल नंबर है, तो हमेशा अननोन कम रखते हैं। जब हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे, λ/1, ठीक है? हाँ k/1 कर सकते हैं। अच्छा k/1 कर दूं मैं, ठीक है? अच्छा अभी डिमांड है k/1 करा जाए, ठीक है? k/1। अब देखिए इससे सेक्शन फॉर्मूला से r का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग, तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, k × 3, 3k 1 × -3 -3/k+1, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट -4k + 2/k+1, ये हुआ। अब ये जो पॉइंट r है इस लाइन पे होगा, सेटिस्फाई करेगा, सिंस r इज ऑन 3x + 4y = 7, इसको रख दो, कितना आएगा 3 × 3k - 3/k+1 + 4 × -4k + 2/k+1 = 7। क्या हो गया, एलसीएम लेंगे, k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9k - 16k -7k -9 + 8 -1 = 7k + 7, तो कितना आ गया 14k = -8, k = कितना आंसर बता रहे थे आप लोग, देखो दूसरा कैंसिल हुआ, 4:9 k/1 मतलब -4/7:1 और -4:7, माइनस का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, और ये जो पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 4:7 के रेशियो, 7 लिखा है ना, 4:7 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है? नेगेटिव आने का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, और कुछ है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है बताइए। अच्छा मैंने ये या इसकी जगह आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यही अगर जनरल लाइन में लिख देता है x + by + c = 0, यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2, तो एक फॉर्मूला भी इससे बनता है, वो भी लिख लीजिए। लाइन ax + by + c = 0 डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 and x2 y2 in the ratio -ax1 + by1 + c upon ax2 + by2 + c, ये देखिए, ठीक है? ये पॉइंट x1 y1 पहले इसमें रख दीजिए, फिर x2 y2 डिवाइड कर दीजिए, माइनस टाइम्स लगाइए, सॉल्व करेंगे, अगर माइनस ही आ रहा है जैसे यहाँ आ रहा है तो एक्सटर्नल, प्लस आ जाएगा तो इंटरनल जाएगा, लगा के देख सकते हो, सेम आ जाएगा आपके पास आंसर। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if midpoints of sides of a triangle are midpoints of sides of a triangle are 3/2, 0, 3/2, 6 and -1, 6, then find its first part centroid
सेकेंड इन सेंटर, नोट करिए साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें सेंट्रॉइड और इन सेंटर कैलकुलेट करना है। नोट करके सभी लोग बनाने की कोशिश करें। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये है 3/2 0, 3/2 6, -1 6, देन फाइंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रॉइड एंड सेकंड है इन सेंटर। बनाओ सभी लोग। थ्री कॉमा सेवन कहाँ लिखा? 3,7 कहाँ? 3/2 कॉमा 0, 3/2 कॉमा 0, ठीक है। दूसरा 3/2 कॉमा 6, -1 कॉमा 6, ठीक है। ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मिड पॉइंट दिए हैं तो भी जो सेंट्रॉइड होगा तो मिड पॉइंट से बनेगा और जो ओरिजिनल ट्रायंगल से होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। आया पलक? 4/3 कॉमा 4 ये सेंट्रॉइड आ रहा है। 4/3 या 2/3? सेंट्रॉइड 2/3 कॉमा 4, 2/3 कॉमा 4। कोई बच्चे ने 1,2 लिखा है, वो सेंट्रॉइड नहीं होगा, वो तो इन सेंटर शायद निकाल रहे होगे। देखो ये है मिड पॉइंट से, अगर मिड पॉइंट दिए हुए हो ए बी सी, मिड पॉइंट अगर हमें मालूम है 3/2 कॉमा 0, 3/2 कॉमा 6 एंड -1 कॉमा 6, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड सेम होगा, तो डायरेक्ट सेंट्रॉइड तो पहला ही स्टेप में लिख देंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसका सेंट्रॉइड क्या है? x1 + x2 + x3/3, तो 3/2 + 3/2 -1/3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3, 0 + 6 + 6/3, कितना आ गया? 3 - 1 2/3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 12/3 मतलब 4, ये 2/3 कॉमा 4, ठीक है ना। सेकंड इन सेंटर के लिए बात करें तो मिड पॉइंट ये है, तो इससे पहले वर्टाइसेस लिख लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y2, ठीक है। मिड पॉइंट क्या आएगा? तो अब पहले वर्टाइसेस निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इन सेंटर के लिए डायरेक्ट ऐसा कोई मामला नहीं है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट देखें, x1 + x2/2 बराबर -1, x1 + x2/2 बराबर -1, तो x1 + x2 -2 आएगा। ऐसे ही x2 + x3/2 बराबर 3/2, तो x2 + x3 3 आया। ऐसे ही x3 + x1/2 3/2, तो x3 + x1 आ गया 3, तीनों काट दिए तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स x1 + x2 + x3 4, 2 से डिवाइड करोगे तो x1 + x2 + x3 2 आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x3 मिलेगा, x3 कितना आएगा? 4, तो ये आ गया x3 4, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेगा x1, x1 क्या हो जाएगा? -1। ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x2 मिलेगा -1, तो ऐसे मिल जाएंगे x1 -1, x2 -1 और x3 4, ठीक है। ऐसे ही y1 y2 y3 निकालें तो तीनों फिर आ जाएगा इन सेंटर। हाँ बोलो बेटा।
सर 1,2 ठीक है, इन सेंटर 1,2। तो ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या मिलेगा आपको 12, y2 6 आएगा शायद ना, देखो y1 प्लस y2 12 0 ऐड करके देखो ऐसे ही y1 प्लस y2 बराबर 6, तो y1 प्लस y2 कितना हो गया 12, ऐसे ही y2 प्लस y3/2 बराबर 0, y2 प्लस y3 आएगा 0, y3 प्लस y1 भी आएगा 12, ऐड करेंगे तो आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y3 होगा 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y1 कितना हुआ 12 और y2 भी 0। तो ये ट्रायंगल मिल गया है अब, जिसके वर्टाइसेस है -1 12, फिर -1 0 और 4 0। अब ये डिस्टेंस फार्मूला से साइड निकालें तो ये साइड ए आ गई 5, डिस्टेंस फार्मूला साइड निकालें बी, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13, और ये साइड सी 12, ये होगा। अब इन सेंटर का क्या फार्मूला होता है, a into x1 मतलब 5 into -1 प्लस b into 13 into x2 -1 प्लस c 12 into 4 अपॉन a प्लस b प्लस c, तो 5 प्लस 12 प्लस 13। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, a into y1 5 into 12 प्लस b 13 into 0 प्लस 12 into 0 अपॉन a प्लस b प्लस c, 5 प्लस 12 प्लस 13 होगा। तो देखिए -5 -13 -18 48 में गया 30 अपॉन 31, ये हो गया 0 0 60 अपॉन 30 कितना आ गया 2। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है 1,2। बाकी सब कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कुछ है नहीं ज्यादा, तो कैलकुलेशन आप अपने से भी करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो जिसका शॉर्ट फॉर्म था सेंट्रॉइड का तो मैंने बता दिया जितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब कुछ लोग कैलकुलेशन फटाफट कर लेंगे, वही है कैलकुलेशन कितनी स्पीड में करते हो इसको। थर्ड फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन which vertices a 1,1 b 7,21 c 7 -3 d 12 2 and e 0 -3। एरिया ऑफ पेंटागन जिसके वर्टाइसेस ये ABCD, बनाइए इसको, उस पेंटागन का एरिया, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था पॉलीगन का एरिया वही फॉर्मूला लगाना है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना पॉलीगन का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम कंसेप्ट लगाते हुए बना दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, कीर्ति का हो गया हैंड रेज किया इसने, क्या आंसर है 68.5। आदित्य राय 137/2 137/2 सही है बेटा, वेरी गुड। 137/2 137/2 मतलब 68.5 ही तो हुआ, हाँ सही है 68.5 भी महक का आ गया। तो कितनी तेजी से कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर है, बाकी फॉर्मूला तो सभी लोग मेरे ख्याल से सेम ही लगाएंगे। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से भी कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलत नहीं होना।
इस बात का ध्यान रखें, कैलकुलेशन ठीक से करें। स्पीड कम भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस लेकिन सही हो। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 30 नहीं भी करके आओगे, अगर 15 भी कर लोगे उससे तो भी ठीक आ जाए। अभी हाँ, ये देखिए A1 क्या होता है फॉर्मूला इसका, पहले फर्स्ट फिर सेकंड वर्टेक्स रखते हैं, पहला वर्टेक्स 1 1 फिर 721, फिर सेकंड थर्ड रखेंगे 721, फिर थर्ड 7 -3, फिर थर्ड फोर्थ 7 -3, फिर 12 2, फिर 4 5 12 2 0 -3, फिर वापस 5 से कहां आएंगे फर्स्ट पे, ये होगा और इसका मॉड ये एरिया। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 into 21 21 minus 7 कितना हुआ 14, यहाँ से -21 -1 47 -168, यहाँ से 14 plus 36 50, यहाँ से -36 -0 -36, इधर से 0 plus 3 है, पता है 1/2, यहाँ देखिए 50 plus 14 74 plus 3 77 से गया कितना आ गया 41 से ऐड करोगे कितना हो गया 77 31 137 -137 का मॉडुलस 137, तो आंसर आ गया 137/2। ये आंसर, कोई डाउट थर्ड में। फोर्थ क्वेश्चन, if opposite vertices of a square, if opposite vertices of a square are a comma b and b comma a, then find area of square। अपोजिट वर्टाइसेस एक स्क्वायर के क्या है a कमा b और b कमा a, तो एरिया कैलकुलेट करना है स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें जिसके ये अपोजिट वर्टाइसेस दिए हुए हैं स्क्वायर के a कमा b एंड b कमा a। नोट कर लीजिए और सभी लोग बनाए से, अपोजिट वर्टाइसेस स्क्वायर के लिखे हुए हैं, एक वर्टेक्स है a कमा b, दूसरा वर्टेक्स है b कमा a। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, वेरी गुड, सही है, a माइनस b होल स्क्वायर। आदित्य राय सही है, a माइनस b होल स्क्वायर। बाकी बच्चे यस सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डीमोटिवेट नहीं होंगी, दूसरों ने आंसर बता दिया, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहे थे, ये आप सही करने की कोशिश करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो होगा टेस्ट में रिजल्ट्स आप देखेंगे, अगर आप लगे हुए हैं और सही कर रहे हैं तो पहले बता रहे हैं या बाद में बता रहे हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन अपने ध्यान से करें। a कमा b, b कमा a, ये अपोजिट वर्टाइसेस हैं एक स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है सभी, डायगोनल अगर पता हो तो एरिया क्या होता है स्क्वायर में हाफ डी स्क्वायर, तो डायगोनल की लेंथ निकालो, यहाँ से d बराबर क्या होगा रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर मींस a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस a का स्क्वायर, b माइनस a स्क्वायर और a माइनस b स्क्वायर सेम होता है, स्क्वायर करो दोनों तो d स्क्वायर कितना होगा a माइनस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर 2 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर, और एरिया स्क्वायर का क्या होगा हाफ डी स्क्वायर, तो हाफ करोगे तो कितना आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आंसर है, देखना ना सिंपल है, लेकिन इस मेथड ऐसे करना। कोई डाउट है समझने में, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है इसी में लोकस, लोकस ऑफ अ पॉइंट।
तो वो हम लोग अगली क्लास में करते हैं। बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो